हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एसएससी जीडी के फॉर्म निकले हुए हैं और जीडी के फॉर्म की जो डेट है वे है जी हमारे पास 31 दिसंबर। तो जिन्होंने वो फॉर्म फिल नहीं किए हुए हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी उन फॉर्म को भर दीजिए। और ये जो सीरीज है ये आपको एसएससी जीडी में, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएसएचएल हो, कोई भी एग्जाम हो, वहां पे आपको जीके के क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये सीरीज आपको काफी फायदा पहुंचाने वाली है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करेंगे। जो भी आपके व्हाट्सएप का ग्रुप हो, चाहे आपका टेलीग्राम का ग्रुप हो, जो भी ग्रुप हो उस पर प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और सभी इसका फायदा उठा सकें। क्योंकि ये पीवाईक्यू है, जो भी हमारे पास पेपर हुए हैं एसएससी जीडी के, उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। मैं यही उम्मीद करूंगा कि मेरा आंसर बताने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर भेजें ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कहा गया भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख किया गया है। जो हमारे पास अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी की बात की गई है, वो कौन से आर्टिकल में इसकी बात की गई है, कौन से अनुच्छेद में बात की गई। ये जो आता है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स में आता है, जो हमारे मौलिक अधिकार है। कौन से अधिकार है? मौलिक अधिकारों की बात करता है। अब ये जो मौलिक अधिकार है ये हमारे पास अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 36 के बीच में रहते हैं। और भाग किस भाग में रहते हैं? तो भाग थर्ड जो है वो इसके बारे में बात करता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ या मौलिक अधिकारों के साथ कोई भी छेड़छानी होती तो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हो आर्टिकल 226 के तहत। तो ये फंडामेंटल राइट जो है वो 12 से लेकर 36 के बीच में आते हैं। तो इसी के बीच में आता है कि किसी के साथ छुआछूत की वो किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो हमें उससे प्रोटेक्ट करवाता है? अगर किसी ने हमारे साथ ऐसा किया तो हम उसको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो अभी तक बहुत ही कम बच्चे जो हैं वो जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो जल्दी से जल्दी जी कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूं। तो इसका सही उत्तर है जी अनुच्छेद 17। आर्टिकल 17 जो है, जो इसके बारे में बात करता है, जो हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, जो अस्पृश्यता उन्मूलन प्रावधान है, वो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है कि हमारे पास जितने भी लोग हैं वो सभी जो है कानून के सामने सभी समान है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, तो वो सारे के सारे कानून के लिए क्या है जी, बराबर है। वो अनुच्छेद जो है वो 14 जो है उसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 19 क्या बोलता है? राइट टू फ्रीडम, कि हमारे बोलने की स्वतंत्रता है, हमारे घूमने की स्वतंत्रता है, हम कहीं भी अपने देश में आ जा सकते हैं, हमारे पर किसी की रोक टोक नहीं होगी। तो ये हमें परमिशन देता है। अनुच्छेद जो है 19 जो है वो इसके बारे में बात करता है। हम बोल सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं आराम से, कोई नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 32 हमें क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि जो संविधान में जो है उसके उपचार के लिए जो हमारे पास कहा गया है वो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था कि ये संविधान का क्या है जी, आत्मा और हृदय है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है? आत्मा और हृदय है किसकी? संविधान की। तो ये अनुच्छेद 32 को कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था? भीमराव अंबेडकर साहब जी के द्वारा कहा गया था।
अंबेडकर साहब जी के द्वारा कहा गया था कि ये जो अनुच्छेद 32 है, ये क्या है, हमारे संविधान का हृदय और आत्मा है। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम जलने पर लो का रंग क्या होता है? कि जब ऑक्सीजन की फ्लेम जब जो हमें कलर बताना है, मैग्नीशियम जब बर्न करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसका कलर क्या होता है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, फिर मैं बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? जल्दी से जल्दी। फिर देखिए अभी तक तो बहुत ही बच्चे जो है वो कम जुड़े हुए हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे यूसी लाइव का जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दे, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नया अपडेट आता है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी वाइट, सफेद। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारतीय नेपोलियन के रूप में सम्मानित किया गया था? इंडियन नेपोलियन कहा जाता था किसे जी? जो गुप्त शासक थे, गुप्त काल के, जो भारत का स्वर्ण युग, गोल्डन एज कहा जाता है गुप्ता पीरियड को, तो वो कौन थे जिन्हें कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर है जी समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। कि उन्हें क्या कहा जाता था जी? समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ये जो हमारे पास गुप्ता काल था, इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे जी? संस्थापक। इनके द्वारा इस जो है हमारे पास इस गुप्त काल की नींव रखी गई थी, परंतु जो रियल फाउंडर माना जाता है वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है जी। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनके वो कहा जाता है कि उनके द्वारा किया गया था। रियल फाउंडर जो कहा जाता है, जो असली गुप्त एम्पायर का जो जनक माना जाता है, वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इनको एक उपाधि दी गई थी जिसे कहा जाता था विक्रमादित्य। क्या कहा जाता था जी? विक्रम आदित्य। विक्रम आदित्य के नाम से उसे जाना जाता था, उनको ये उपाधि देके रखी थी। और भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई कृष्णा अय्यर नृत्य के किस रूप से जुड़े हुए हैं? ई कृष्णा अय्यर किस डांस से उनका संबंध है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो आप जीडी का पेपर जो अटेम्प्ट करोगे, तो उसको अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है? पहले आप करोगे जीएस, 5 से 10 मिनट में आप उसको कर लोगे। उसके बाद आप करोगे हिंदी, इसमें भी आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद आप करोगे रीजनिंग, जिसमें आप 15 या 20 मिनट लगा सकते हो। ठीक है, फिर आप लास्ट में छेड़ोगे मैथमेटिक्स। ठीक है, जब आप मैथ्स को छेड़ोगे, अगर आप इसने 10 या 15 12 क्वेश्चन 10 या 15 या 12 क्वेश्चन बना लेते हो तो आपने काफी अच्छा किया। बस एक चीज से बचना है कि आपने नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 0.50 रहेगी। तो आप इससे बचें। अगर जितना आप यहाँ से इससे बच के चलोगे, उतना आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है जो बहुत आसान होता जाएगा। ठीक है जी। मैथ्स का जो आपका सेक्शन है वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो टाइम आपका कंज्यूम करेगा। इसलिए मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आप ये ऐसे ही पैटर्न को फॉलो करके चले। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो मॉक टेस्ट में भी ऐसे ही आप एक बार करके देखें, आपको खुद उसका रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपका जो स्कोर है वो कितना बन रहा है।
तो ई श्री कृष्णा जो थे वो किस डांस को परफॉर्म करते थे? तो भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर डी भारतनाट्यम जो है इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनसंख्या गणना हर एक बार आयोजित की जाती है, कि जो हमारे पास भारत में जनसंख्या गणना की जाती है वो कितने सालों के बाद उसको कनेक्ट किया जाता है, कितने सालों के बाद उसे किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे अपना आंसर भेजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा? तो ये जी हमारे पास कब परफॉर्म किया जाता है, कितने सालों के बाद? तो इसका सही आंसर रहेगा हर 10 सालों के बाद जनसंख्या गणना करवाई जाती है। सबसे पहले जनसंख्या गणना करवाई गई थी 1871 में, जो ब्रिटिश हुआ करते थे मायो, उनके द्वारा, बट ये सक्सेसफुल नहीं हुई थी। उसके बाद ये जनसंख्या 10 सालों के बाद 1881 में करवाई गई। जो सक्सेसफुल जनसंख्या गणना हुई, जो मतलब आयोजित करवाई गई, वो सही ढंग से थी और ये करवाई गई थी रिपन के द्वारा। जो रिपन है, इन्हें सेल्फ गवर्नमेंट का जनक भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो हर 10 सालों के बाद, और अभी जनसंख्या आनी थी 2011 के बाद 2021 में, परंतु कोविड 19 की वजह से ये चीज जो है वो लेट हो गई है। तो ये 2023 में बोला गया था आएगी, बट आई थिंक 24 में ही आया। अभी तक तो कोई सुनने में आया नहीं है, तो 2024 तक ही बोल सकते हैं आ पाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश लूसो लूसोफोनिया खेल का हिस्सा नहीं है? लूसोफोनिया एक गेम खेली जाती है, तो इसमें से कहा गया है कि कौन सा जो देश है जो इसका पार्ट नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा? मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही कम बच्चे जो है वो यहाँ पे कमेंट कर पा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया 1923 बाई, जो हमारे पास भारतीय रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1923 में किसके द्वारा की गई थी? रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1923 में किसके द्वारा की गई थी? तो सही जवाब क्या है इसका? भा, भारत के रेडियो प्रसारण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी 1923 में? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बता सकता है, के बारे में बात करता है? कौन सा अनुच्छेद भारत में जो इलेक्शन होते हैं उसके बारे में बताता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए इसका। मैं देख पा रहा हूँ मुझे बहुत ही कम बच्चे जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी। फिर मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ।
तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 324। जो इलेक्शन होते हैं भारत में, उसको इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाता है। इलेक्शन कमीशन आता है 324 के अनुच्छेद 324 में, उनके द्वारा ये चीजें करवाई जाती हैं, इलेक्शन करवाए जाते हैं, चाहे वो स्टेट के इलेक्शन हो, चाहे वो सेंटर के इलेक्शन हो। वो सारे के सारे जहां पे लोगों के द्वारा वोट डाले जाते हैं, वो इनके द्वारा करवाया जाता है। अनुच्छेद 33 क्या बोलता है कि जो भी हमारे पास विधान परिषद है, विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उसमें 175 जो लोग होंगे, जो मेंबर होंगे, उनसे बनेगी। और उसमें से वन जो होगा, एक जो होगा, वो एंग्लो इंडियन होगा, मतलब भारतीय एंग्लो समुदाय का होगा। एंग्लो इंडियन की बात कही गई है इसमें, ठीक है जी, कि 175 मेंबर जो होंगे वो इलेक्टेड मेंबर होंगे, इलेक्टेड होंगे, मतलब चुने जाएंगे चुनाव के द्वारा, मतदान के द्वारा। और जो एक मेंबर होगा वो एंग्लो इंडियन होगा, मतलब भारतीय एंग्लो मूल का होगा, असेंबली के बीच में। दूसरी बात, हमारे पास अनुच्छेद 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन जो लगता है, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नर के कहने पे, तो वो राष्ट्रपति जो लगाता है अपनी जो पावर, जो उसकी पावर्स आती हैं, इमरजेंसी पावर्स जो आती हैं, वो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के अधीन आती है। 52 में आता है नेशनल इमरजेंसी, कि अगर कोई भी बाहर का देश किसी भारत पर आक्रमण करता है तो नेशनल इमरजेंसी लगेगी। अगर किसी भी राज्य की राज्य व्यवस्था खराब हो जाती है, वहां की सरकार भंग हो जाती है, तो वहां पे कौन सी इमरजेंसी लगेगी? तो प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगेगा। अगर हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी, कोई राजस्व हमारे पास आपातकालीन आती है, तो अनुच्छेद 360 जो है वो इसके बारे में बात करता है। अब अनुच्छेद 367 क्या बोलता है कि जो स्टेट है वो क्या कर सकती है? किसी भी मिसलिनियस प्रोविजन पे इंटरप्रिटेशन कर सकती है। मतलब जो हमारे पास मिसलिनियस, जो हमारे पास कोई भी इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि हमारे पास कि जो विधि प्रावधानों की व्याख्या के बारे में बताता है, कि राज्य जो विधि प्रावधान है उसकी व्याख्या करता है। अनुच्छेद 367 जो है, जो इसके बारे में बात करता है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और यहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस करेंगे, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नया अपडेट रहता है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को अपने जितने भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप हो, चाहे आपका टेलीग्राम, जो भी ग्रुप रहता है, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे? दिल्ली जो है, जो वो हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा जी? केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में हमारे पास कहा गया है, यूटी की बात कही गई है, केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। तो नवंबर 2022 तक दिल्ली के गवर्नर कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कही गई है, तो कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूं। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? तो इसका सही जवाब है विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन नंबर बी जो है, दैट इज द राइट आंसर, विनय कुमार सक्सेना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक कारक के रूप में लिया जाता है, कि जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो कौन से फैक्टर को लिया जाता है, किस फैक्टर से हम उसको कैलकुलेट करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि राज्य जो हमारा भारत है उसकी कितनी आय है, तो हम एक फैक्टर से ही अपने भारत की आय को कैलकुलेट करते हैं। तो वो कौन सा फैक्टर होता है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए।
इसका सही जवाब क्या रहेगा? बताइए। तो जो निर्यात किया जाता है भारत के द्वारा, उसके ऊपर हमारा इनकम, नेशनल इनकम के बारे में बताया जाता है कि भारत की नेशनल इनकम कितनी है। तो एक्सपोर्ट, भारत के द्वारा जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता है उस पर एनालाइज किया जाता है कि भारत की इनकम कितनी है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कम कामाख्या के मासिक धर्म के अवधि को चित्रित करता है? कामाख्या जो माता का मंदिर है वो असम में है। तो कौन सा फेस्टिवल है जो इसके बारे में बताता है, मानसिक धर्म की अवधि के चित्रित करता है? तो कौन सा है जी? कौन सा मेला है? जल्दी से जल्दी बताइए। असम, असम का फेमस डांस कौन सा है? बिहू। जो बड़ी बार पेपर में पूछा जाता है कि बिहू कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, किस राज्य में परफॉर्म किया जाता है? तो असम में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा? तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा अबुबाची मेला। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। अबुबाची मेला जो है, जो इसके बारे में, जो कामाख्या माता का मंदिर है कहाँ पे जी? असम में। वहां पे जो मेला होता है जो मानसिक धर्म की अवधि को चित्रित करता है, अमाखुबाची मेला। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया इंडस्ट्री कवर अ रेंज वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द ट्रांजिस्टर सेट टू द टेलीविजन। उद्योग उद्योग ट्रांजिस्टर सेट में टेलीविजन तक उत्पाद की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। तो बताइए, जो हमारे पास ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं वो किस इंडस्ट्री के द्वारा बनाए जाते हैं? तो इसका तो सभी को पता होगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका सही जवाब क्या रहेगा? सही उत्तर क्या रहेगा जी? तो इसका सही उत्तर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक, जो हमारे पास इंडस्ट्री है उसके द्वारा ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से चारों में से तीन जो हमारे पास कोलेटरेट फाइलम के उदाहरण है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, इसमें से इनमें से कौन उस समूह से संबंधित नहीं है? फाइलम जो होते हैं, फाइलम के बारे में एक ग्रुप बनता है, इनमें से तीन जो है वो एक ही ग्रुप के हैं, परंतु जो दूसरा जो है वो एक मतलब अलग ग्रुप का है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? ये हमारे पास जनरल साइंस का क्वेश्चन है जी, जनरल साइंस का क्वेश्चन भी है। तो ऐसे क्वेश्चन आप गलत ना करके आए, अगर नहीं आता होगा तो उसको स्किप कर दें, क्योंकि आपके 0.5 जो है नंबर जाएंगे, मतलब 2.5 लेके चलो आप। एक तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का वो गलत हुआ, और जो आधा नंबर वो किसी और क्वेश्चन का लेके चला गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके पेपर में। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आता होगा उसी को अटेम्प्ट करना, अगर जो नहीं आता होगा उसको छोड़ देना। क्यों नहीं? आपकी जो सिलेक्शन है वो होती है, ठीक है। एक्यूरेसी पे डिपेंड करना, पहले जाने से पहले आप जरूर अपना एक 15-20 दिन जो है वो मॉक टेस्ट लगा के जाना, ताकि आपको अपनी स्पीड का पता चल जाए और आपको अपनी एक्यूरेसी का भी पता चल जाए। तो इसका सही आंसर क्या है? लीवर फलूक, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया 25 जनवरी 2015 को किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास प्रदान करना है।
तो एक स्कीम लॉन्च की गई है, उस स्कीम का क्या नाम है जो 2015 में की गई है, जिसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण ये है कि जो अर्बन क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके पास, सभी के पास घर हो। तो उसका लक्ष्य 2022 और कब लॉन्च किया गया था? 25 जून 2015 को। तो उस स्कीम का नाम बताना है हमें। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, तो फिर मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो अभी तक बहुत ही जो बच्चे हैं वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जिसका लक्ष्य जो 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि 2022 तक जितने भी लोग शहर में रहते हैं उन सभी के लिए घर होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2021 में इंडियन ग्रैंड जो हमारे पास है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स प्रिक्स 4 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? जून 2021 की बात कही गई है, ये पी वाई क्यू है, इसलिए आपको करंट अफेयर जो भी है वो 2021 का दिख रहा है इसमें, क्योंकि इसमें जब एसएससी जीडी पेपर डालता है तो उसमें करंट अफेयर जो है वो वेरी करता रहता है। तो आप घबराए ना, क्योंकि पेपर में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आने ही चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो आप स्किप कर दो। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही आंसर है पटियाला, ऑप्शन नंबर बी, पटियाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहते पानी में एक बाधा है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या मंद करती है, अक्सर जलाशय, झील या अवरोध का निर्माण करती है। उसे क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से जल्दी। झील बनती है, उसको रिजर्व बन जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि इसका आंसर आप सभी को आता होगा। जल्दी से जल्दी बताइए जी। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो इसका सही उत्तर रहेगा जी डैम, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 में भारतनाट्यम में संगीत नाट्य एकेडमी पुरस्कार किसने जीता? 2018 की बात कही गई है, संगीत नाट्य एकेडमी पुरस्कार के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? किसके द्वारा जीता गया? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है जी राधा श्रीधर। इनको 2018 का जो हमारे पास भरतनाट्यम संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 के किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज को शुरू किया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जल्दी से जल्दी ऑप्शन में मुझे आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही आंसर क्या रहेगा? जल्दी से जल्दी जी। सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही जवाब है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी? वे एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात की गई है, उनके द्वारा किस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई जिसने हिंदुज्म को, जो हमारा हिंदू धर्म है, उसको उसमें सुधार किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और यहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस करेंगे ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नया अपडेट आता है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो इसका सही आंसर बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात कही गई है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? आर्य समाज। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर है और आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लाइक और आप शेयर करना नहीं भूलोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में 1880 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद सेवा का क्षेत्र हिस्सा कितना था? कि जो आरबीआई है भारत में, उसका सेक्टर अकाउंट की जीडीपी की बात की गई है 1980 की। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। जीडीपी में 1980 में जो इंडिया की जो जीडीपी है, जो आरबीआई के द्वारा कैलकुलेट की जाती है, तो सर्विस सेक्टर की बात की गई है कि 1980 में सर्विस सेक्टर जो है वो कितना रोल प्ले करता था जीडीपी में, भारत की जीडीपी में। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, फिर मैं इसका सही जवाब बताता हूँ आपको। तो इसका सही उत्तर है जी हमारे पास 38.6% प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। ये आपके लिए जीडी में जो 20 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास भी आपके पास ऐसे ही रहेगी, पीवाईक्यू से ही रहेगी, वो सेट थर्ड होगा। तो आपकी क्लास सेम इसी टाइम पे लगेगी, तो आप यहाँ पे जुड़ जाएं और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आए तो वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़े उसके लिए मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू।